विद्यार्थियों नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए, एमए की परीक्षा के लिए, बीए की परीक्षा के लिए, आरपीएससी, यूपीएससी, बीएड आदि तमाम परीक्षाओं में हिंदी के पाठ्यक्रम को समझने के लिए मेरे साथ जुड़िए। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और वीडियो कृपया पूरा देखिए। आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, जो कि आपको परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा फायदा करेगा और बाकी आपकी जो समझ है उसको भी विकसित करने में कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपको एक नज़रिया मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा। जिसे कहते हैं ना कि हम बहुत सारे लोगों से जब बात करते हैं पब्लिक स्पेयर पर जाकर के, गांव के चौराहे पर जाकर के, तो हमें कुछ न कुछ बहुत सारी सूचनाएं मिलती है ना। हमें लगता है उसमें कि कोई काम की नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे काम की होती है। वो हमारा वक्त जाया नहीं होता, असल में हम वहां से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो इसलिए मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी सामाजिक परिवेश के साथ अपने आप को जोड़ना, उसका सामाजिकीकरण करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही किसी विषय को जब हम सुनते हैं या उसके बारे में जब बात कर रहे होते हैं, तो विषयांतर भी जब हम जाते हैं तो वहां से भी हम बहुत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हम लोग बातचीत कर रहे थे गोदान के ऊपर, और गोदान में वहां तक पहुंचे थे जहां होरी की गाय को उसका ही भाई जहर देकर मार देता है, और उसके बाद उसकी पत्नी को जब वह बात पता चलती है तो वो, जाहिर सी बात है, उसको क्रोध आना ही था और वो चाहेगी कि जिसने इतना बड़ा अपराध किया हो उसको सजा मिले, तो उसके लिए सब कुछ करती है वो। तो उस पूरे एपिसोड में हमने उस पर बात की थी। फिर जिंगूर सिंह आता और तो थानेदार जो दरोगा आता है, उसमें दरोगा कहते थे, तो किस प्रकार से पैसा वैसा लेकर के जाता है, और जो कुछ पुलिस वाले करते हैं या पुलिस वालों की जो आम छवि है, उस सारी चीज को प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में यहाँ पर दर्ज किया है। अब उसके आगे क्या होता है कि जब हीरा, जिसने होरी की गाय को जहर दिया था, वो किस तरह से गांव छोड़कर चला गया था। उसके बाद पहली बात तो उसने इस प्रकार की गलती उसको करना नहीं चाहिए था, लेकिन जब गलती हो गई तो शायद गलती के रिग्रेट के लिए, प्रायश्चित के लिए वो निकल गया यहाँ से। लेकिन उसने ये नहीं सोचा है कि मैं इतना बड़ा गलत काम कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, पीछे मेरी पत्नी भी है, परिवार भी है, उसको कौन देखेगा, और मुझे आखिर उस जानवर को मारकर मुझे क्या मिलेगा। और उसके बाद क्या होता है, प्रेमचंद क्या कहते हैं, हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहां तक दौड़ धूप हो सकती थी, फिर हार कर बैठ रहा। खेती बाड़ी की भी फिक्र करनी थी। अकेला आदमी क्या क्या करता, और अब अपनी खेती से ज्यादा फिक्र तो पुनिया की खेती की थी। पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतती थी। हीरा था तो वह पुनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाने से अब पुनिया का कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी। पुनिया अबला थी, उससे वह क्या तनातनी करता, और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकायदा लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की, केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपनी बकाया के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की ऐसी धूम रही कि मजदूर न मिले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को हंसेगी। नतीजा यह हुआ कि होरी की खरीफ की फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया के बखार में धान रखने की जगह न रही। उसका पति तो चला गया था ना, तो अब इसने कहा कि हमारी ही बहू है तो इसकी सारी जिम्मेदारी लेते हुए उसकी सारी खेती बाड़ी देखना, उसका सारा काम देखने में हमेशा उसकी मदद की, तो उसको काफी अच्छा अनाज हुआ। और होरी को पता चला अच्छी फसल नहीं हो पाई, क्योंकि वो पूरा समय नहीं दे पाया, पूरा काम ढंग से नहीं कर पाया। होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चला आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर जैसे उसका बहिष्कार कर दिया था। अपने घर में परदेशी बना हुआ था।
दो नावों पर सवार होने वालों की जो दुर्गति होती है वही उसकी हो रही थी, है ना। सही बात लिख रहे हैं प्रेमचंद कि होरी की वह दशा हो रही थी कि जो जब इंसान एक साथ दो नावों में पैर रखेगा तो न इधर रहेगा न उधर रहेगा। वो कहा ना तुलसी ने कि एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो अगर एक ही चीज को आप लेकर चलेंगे जिंदगी में तो आपको निराशा नहीं होगी, लेकिन एक साथ बहुत सारे काम करेंगे तो हम किसी भी काम में अपने आप को मास्टर या परफेक्ट नहीं बना पाएंगे। होरी के साथ कुछ ऐसी ही दुविधा हमेशा से रही कि वो स्पष्ट नहीं रहा है, वो धर्म संकट में हमेशा रहा है। एक तरफ मर्जाद की बात करता है, एक तरफ अपने परिवार की बात करता है, एक तरफ उसको चापलूसी भी करनी है और एक तरफ उसको अच्छा अनाज भी अपने लिए बनाना है, पैसा भी बनाना है, तो दोनों उसके लिए मुश्किल था। इसलिए ये सब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनते चले गए और इन चीजों से वो कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया। गांव में भी अब उसका आदर न था। धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का हो ही नहीं पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में इस कांड की खूब चर्चा रही थी, यहाँ तक कि वह अलौकिक रूप धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी का इससे उसे दरोगा ने जो ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि धनिया ने भवानी का सुमिरन किया, भवानी उसके सिर पर आ गई। अब देखिए कि गांव में जब समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है तो इस प्रकार की कहानियां आप आज भी सुन सकते हैं कि कुछ चमत्कार हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही सीधी महिला थी वो, है ना। लेकिन मैंने कहा ना कि ये कि हिंदुस्तान की शायद कुछ ऐसी खासियत है कि वहाँ चमत्कार लोग बहुत जल्दी क्रिएट कर लेते हैं या चमत्कार में जल्दी विश्वास करते हैं। जीवन के यथार्थ से शायद लोगों का वास्ता ऐसा आपका कम रहता है। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसके एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दरोगा की मूंछें पकड़कर उखाड़ ली, फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दरोगा ने जब बहुत मानता की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तक तो लोग धनिया के दर्शनों को आते रहे। यह बात अब पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया था। उसमें अद्भुत साहस और समय पड़ने पर वह मर्दों के भी कान काट सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सीधी महिला है और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना जानती है, और जो लड़ना जानता है उसके लिए बाधाओं को हल करना भी आसान हो जाता है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर भी वह कुछ न बोलती थी, और वह इसलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे भी दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफी था। इसी बीच होरी को ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला था ही होरी उसके चपेट में आ गया, और कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सा, सारी बकाया चुका ली। एक महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर, ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता। वह तो अपना पति है, लाख बुरा हो, और उसी के साथ जीवन के 25 साल काटे हैं। सुख किया तो उसी के साथ दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब जो चाहे वह अच्छा है या बुरा अपना है। ताड़ी झाड़ ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है, किसी दे ताकता नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए उठकर खाकर उठ जाता है, डरता है कि मैं कुछ कह न बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा है, मगर हाथ न उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा न कर धनिया, मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुख हुआ वह मैं ही जानता हूँ। और जो मैं भी उस क्रोध में डूब मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता? मेरी लाश भी तेरे साथ चिता पर जाती। अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत कहो। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे मारे डालती है। इसलिए तो कहते हैं भगवान घर का बड़ा न बनाए, छोटों को कोई नहीं हंसता। नेकी बदी सब बड़ों के सिर आती है। वो सारी जिम्मेदारी, और जब होरी बीमार हो गया तो जाहिर सी बात है उससे एक सुलह भी हो गया दोनों में, और एक चीजों को वापस री
ज्वाइंट करने का, रिकन्विंस करने का भी मौका था। तो सारा कुछ भी समझिए कि चलता रहता है यहाँ पर। माघ के दिन थे, मगावट लगी हुई थी, घटाघोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा, मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा तक न सूझता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपनी मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूत जाए और सो रहे, लेकिन थार थार कंबल और फटी हुई मिर्जाई और शीत के झोंकों से गीली वाल इतने शत्रुओं के सम्मुख आने की नींद में साहस न था। अब देखिए ठंड का मौसम था और आप जानते हैं कि अभाव तो बहुत ज्यादा थे, और खेत पर इसको रखवाली करनी थी तो वहीं सोया हुआ था। और वहां पे क्या था उसके पास में, और सर्दी का मौसम है, उन सारी चीजों से क्या क्या बचता। बस पूस की रात प्रेमचंद की कहानी है ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही जिक्र है, सर्दी का ही जिक्र है। समझे कि वो इसी का विस्तार है कहानी कहीं न कहीं। आज तंबाकू भी न मिला कि उसकी उसी से मन बहलाता। उपला सुलगा लाया था, पर शीत में वह भी बुझ गया। बेवाए फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपनी ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा करता रहा। 5 साल हुए। ये मिर्जाई बनवाई थी, मतलब उस समय जो जूतियां बन मिर्जाई मतलब जूती मतलब चमड़े की जूती बनती थी, जो मोची खुद बनाता था हाथ से। हमने भी देखी थी हमारे समय में। अब तो सब बाजार का पूरा मार्केट आ चुका है, लेकिन जब मैं छोटा था तो हमारे बाबूजी भी खरीदते थे, और हमारे आसपास तमाम मोची लोग लेके आते थे, बेचते थे। हमारे पास के कस्बे में मोची उसको बनाता भी था, हाथ से बनाता था सब कुछ, है ना। तो उसको मिर्जाई मतलब हाथ से बनती थी, चमड़े की जूतियां बड़ी मजबूत हुआ करती थी वो। थोरी भी वही पहनता था। तो बोल रहा ना 5 साल हो गए तभी चल रही है वो। धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे, जिसके पीछे कितनी सांसत हुई थी, कितनी गालियां खानी पड़ी थी, और कंबल उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में जाड़े कटे थे, और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखाने वाला दांत है। अब देखिए गरीबी क्या स्थिति है, कि जहाँ बचपन जो गुजरा, फिर जवानी गुजरी, फिर बच्चा हुआ, फिर अब खुद बूढ़ा हो चुका है ना, लेकिन वही कंबल है। मतलब आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है किसान की, उस वक्त उस समाज के उस व्यक्ति की जो सबसे निचले पायदान पर है। तो उससे भी हम उस दौर के भारत की जो वास्तविक स्थिति है, दशा, उसका अंदाज लगा सकते हैं कि जब व्यक्ति की इकोनॉमिकल कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसके जीवन में सुधार कैसे होगा, उसका जीवन सुखमय कैसे हो सकता है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ, है ना। तो मनमोहन सिंह ने जो नव उदारीकरण का पूरा सूत्र दिया था, और उस समय आपको पता है कि 91 में जब भारत पर इतना कर्जा हो गया था कि मतलब पूरा करप्ट होने वाला था वो, तो फिर बाद में फिर उन्होंने यहाँ से सोना गिरवी रखा इंग्लैंड से, और वहां से पैसा लिया, और किस प्रकार से उस इकोनॉमी को कंट्रोल किया, और फिर आर्थिक उदारीकरण का मॉडल भारत ने स्वीकार किया और उसके बाद से पूरी इकोनॉमी को चेंज किया। और उससे कह सकते हैं कि लोगों की पर कैपिटल इनकम भी बढ़ी, और रोजगार और तमाम चीजें पूरी बदली, टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आई, और आज जो मोबाइल कंप्यूटर हम सारी चीजें यूज कर रहे हैं, ये जो मोबाइल हमारे लिए इतना अधिक सहज हो चुका है, जो कि हर किसी के हाथ में है। ये 1900 में इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने इस प्रकार की नीति अपना करके उस चीजों को कन्वर्ट किया, तो इस प्रकार की पॉलिसी बनाई। और ये सब क्यों हुआ कि लोकतंत्र के कारण सब कुछ संभव हुआ। हम लोकतंत्र के पहले की राजतंत्र के जमाने की बात कर रहे हैं, और वो भी जब राजा महाराजाओं का जमाना है और ब्रिटिश हुकूमत का जमाना है, जहां पर जनता भूखे मर रही है, उसकी बहुत दुर्गति है, उससे सत्ता को बहुत ज्यादा किसी चीज का वास्ता नहीं है। लेकिन आज लोकतंत्र में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि आप पब्लिक को सर्व करें, उसके लिए आप कुछ करें। तो इसीलिए सरकारें करती है, और सरकारें, हम जानते हैं बहुत सारा भ्रष्टाचार है, बहुत सारी लूट है, उसके बावजूद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उनका काम है। ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो होरी की स्थिति में इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई इकोनॉमिकल उसकी जिंदगी में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक उसकी दुर्दशा को अच्छी दशा में बदलना बहुत मुश्किल है।
जीवन में ऐसा तो कई दिन नहीं आया कि लगान और महाजन को देखकर भी कुछ बचा हो। देखिए उसकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, उसका अंदाज लगा सकते हैं आप। वो बता रहा है कि जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आया हमारा। अब होरी की जिस प्रकार की दुर्दशा है उसमें क्या बता रहा है वो, कि उसकी स्थिति, मैंने कहा ना कि मेन उसकी समस्या आर्थिक समस्या ही है, चाहे हम इसको माने या ना माने। इसलिए गोदान किसान जीवन का अगर आख्यान है तो उसकी जो मेन समस्या है, वास्तविक पीड़ा है, वो कहीं न कहीं आर्थिक विपन्नता ही है। और जिस कारण से वो बाकी सारी चीजों से अपने आप को बाहर कभी निकाल नहीं पाता है। दूसरा है उसका अज्ञानता, अंधविश्वास भी कह सकते हैं, उन सारी चीजों के कारण भी। और वो कहते हैं कि एकदम क्लियर कट डिसीजन नहीं ले पाता जैसा उसकी पत्नी धनिया लेती है। जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो और बैठे बैठाए वह एक नया जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया हंसे, करो तो ये संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। सब यह समझते हैं कि वह दुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा है। और इधर भोला भाई कई बार याद दिला चुके हैं कि कहीं कोई सगाई का डोल करो, अब कुछ नहीं चलेगा। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं है, न हो पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। अब तमाम तरह के तगादे चल रहे हैं, दुनिया कुछ कह रही है, लेकिन शायद वो उन सारी चीजों का कोई समाधान ढूंढ नहीं पाता है। धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ था, अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना न चाहिए था, जाहिर सी बात है, गलत बात है। अब गो धनिया जिस तरह से होरी ने उसको पीटा, बहुत गलत किया उसने। जिसके साथ 25 साल गुजर गए उसे मारना, और सारे गांव के सामने मेरी निजता थी, लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर न छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं है। कोई बात करनी होती तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए अपनी साड़ी का नाम तक न लिया। सोना की साड़ी अभी 2 ही महीने थैलियाँ लगाकर चल सकती है, उसकी साड़ी तो हमारे पैबंदों की बिल्कुल कथरी हो गई है। और मैं भी कौन उसका मनोहार कर रहा हूँ। अगर मैं ही उसके मन की 2 4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाता। यही तो होता, वो थोड़ा सा अधरावन कराती, 2 4 लगने वाली बात कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती। लेकिन मैं बूढ़ा होकर भी उल्लू बना रह गया। वह कहो इस बीमारी ने आकर उसे नर्म कर दिया, नहीं तो जाने कब मुंह फुलाए रहती। मतलब ये कहीं न कहीं बार-बार रिग्रेट करता है, लेकिन चीज़ों को शायद समझ नहीं पाता है, इसीलिए रिग्रेट के अंदर इन सारी बातों को कह रहा है होरी। और आज उन दोनों में जो बातें हुई थी वो मानो भूखों का भोजन थी। वह दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रख दे और कहे, मैंने तुझे मारा है तो ले, मैं सिर झुकाए लेता हूँ। जितना चाहे मार ले, जितनी चाहे गालियां दे दे। अब मैंने कहा ना उसको रिग्रेट भी हो रहा है, मैंने कहा वो सीधे है आदमी, बहुत सीधा है वो। चाल वाल उसको अंदर कुछ भी नहीं आती, 2 नंबर का काम करना है, झूठ बोलना, वो सारी चीजें छोटी छोटी जुगली कर सकता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा लफड़े वाला आदमी नहीं है। लेकिन बस कहते हैं कि मर्जात की बात आती है, दुनिया क्या सोचेगी, उसी चक्कर में रहता है बार बार। इसीलिए अपनी पत्नी को भी पीट देता है और बाकी सारे काम करता है, और लगान भी भर रहा है, कर्जा चढ़ रहा है, फिर भी उसको बर्दाश्त कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी बस। और दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में उसका पूरा सत्यानाश हुआ जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यह कंडीशन, यह पूरी स्थिति इस पूरे उपन्यास में होरी की हमेशा होती है। उसका बेटा भी बाद में उससे बहुत नाराज हो जाता है और उसको लगभग उसके व्यवहार से दुखी होकर के वो फिर बाद में शहर चला जाता है और परिवार की बाकी चीजों पर ध्यान ही नहीं देता है। सहसा उसे मड़िया के सामने चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना, हाँ कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो, मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नियत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हजारों रुपए गड़े हैं, लेकिन देर लेन देन करते हैं, डोडी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं। एक न एक मामला खड़ा करके हम
को पीसते ही रहते हैं। फिर भी नियत का यह हाल है, बाप जैसा होगा वैसी ही संतान भी होगी, और आप नहीं आते। औरतें को भेजते हैं, अभी उठकर हाथ पकड़ लूं तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को नीच है, जो ऊंचे है उनका मन तो और नीचा है, और जात का हाथ पकड़ने भी तो नहीं बनता। आंखों देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, जितना तेरा जी चाहे समझ ले, मैं नहीं हूं। बड़े आदमी अपनी लाज न रखे, छोटी को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। अब देखिए वहां निगरानी कर रहा है, कोई रात में उनके सामने उखाड़ के ले जा रहा है, लेकिन वो नहीं, उसको नहीं रोक रहा है। मगर नहीं, वह ये धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सोगे कि जागते हो। होरी झपट उठा और मड़ैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई, उसे वरदान देने आई है। इसके साथ ही बादल बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए, उसका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई न कोई बात हुई है। बोला, ठंडी के मारे नींद नहीं आती है, तू इस जाड़े पाले में कैसे आई? कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। मड़िया में आकर पुआल पर बैठी हुई बोली, गोबर ने तो मुंह में कालिक लगा दी। उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह होकर रही। अब देखिए वो रात में यहाँ खेत पे काम ये नहीं निगरानी करने के लिए आया, वहां रात में अकेली वापस आ जाती है। वो अकेली महिला आती है, तो उससे भी उसकी डेयरिंग का अंदाज लगा सकते हैं आप कि वो अंधेरे में भी अकेले जा रही है। हम अंधेरे में हमें थोड़ा सा भी जाना हो तो हम नहीं जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, वो क्या खबर लेके आई है? गोबर के बारे में खबर लेके आई है। गोबर का और जुनिया का चक्कर चल रहा था ना, तो उससे पता चल गया कि जुनिया गर्भवती हो चुकी है, और ये सारी बात उसको बताने के लिए आती है वापस यहाँ पे। अब इस मामले को हम कैसे, अभी तो हमारे पास एक समस्या हमने हल की है, हमारी गाय भी मर गई, इतना सारा नुकसान हो गया, इतना सारा कर्जा चढ़ा हुआ है। अब इस समस्या को हम कैसे हल करेंगे? मैंने कहा ना कि इनके यहाँ पर इनके जीवन में जैसे एक समस्या हल नहीं होती, उससे पहले दूसरी समस्या तैयार खड़ी मिलती है आगे। क्या हुआ? किसी को मारपीट कर बैठा? अब मैं क्या कहूँ, क्या कर बैठा? चलकर पूछो उसी रांड से। किस रांड से? क्या कहती है तू? बोरा तो नहीं गई? हाँ, बोरा क्यों न जाऊं, बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती? किस रांड को कह रही हो? उसी जुनिया को, और किसको? तो क्या जुनिया यहाँ ही है? और कहाँ जाती? पूछता कौन? गोबर क्या घर में नहीं? गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ भाग गया, इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अरिहाने जाते देखकर वह खटका था जरूर, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी न समझता था। युगों में कुछ रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं। वो जानता है कि थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत चलता है, लेकिन जानता नहीं था कि लड़की को प्रेग्नेंट करके चला जाएगा वो। मगर जिस रुई के गाले को उसने गीले आकाश में हवा के झोंके में उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकार में बना देगा, यह तो कोई देवता भी न जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट, ये सरल गंवार जिसे वह भी बच्चा समझता था, लेकिन उसे बोझ की चिंता न थी, पंचायत का भय न था। दुनिया घर में कैसे रहेगी इसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की, लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। देखिए अपने बेटे की चिंता कर रहा है, फिर भी घबरा कर बोला, दुनिया से कुछ कहा नहीं। गोबर कहाँ गया? उससे कहकर ही गया होगा। धनिया झुंझला कर बोली, तुम्हारी अक्ल तो घास खा गई है, उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भाग कर कहाँ जाएगा? यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। दूध थोड़े ही पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कल मुही की चिंता है, कहीं से इसे क्या करूं? अपने घर में मैं क्षण भर भी नहीं रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया उसी दिन से दोनों में तकजक होने लगी। पेट न रहता तो भी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो दुनिया लगी गड़बड़ाने, कहने लगी, कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा। एक औरत को साथ लेके कहाँ जाए, कुछ न सूझा। आखिर जब आज वह सिर हो गई कि मुझे यहाँ ले चलो, नहीं मैं प्राण दे दूंगी, तो बोला, तू चलकर मेरे घर में रह, कोई कुछ न बोलेगा, अम्मा को मैं मना लूंगा। वह गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। यह खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भी गई और वह न लौटा, भागी। यहाँ चली आई, मैंने तो कह दिया, जैसा किया है
वैसा फल भोग चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया। तब से बेटी रो रही है, उठती ही नहीं, कहती है अपने घर कौन मुँह लेकर जाऊं, भगवान ऐसी संतान से तो बाज ही रखिए तो अच्छा। सवेरा होते होते सारे गांव की में काव काव मच जाएगी, ऐसी जी होता है माहुर खा लूं। माहुर यानी जहर। मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं अपने घर में न रखूंगी, गोबर को रखना है अपने सिर पर रखे। घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है, और अगर तुम बीच में बोले तो फिर या तुम्हारी रहोगे या मैं रहूंगी। होरी बोला, तुझसे बना तुझसे बना नहीं, उसे घर में आने ही न देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, ट- टलती ही नहीं, धरना दिए बैठी है। अब गोबर क्या, उसका उसको पता है कि बात मेरी मानेगी नहीं, तो उल्टा बोल रहा है कि तुमको पहले घर में आने क्यों दिया तुमने उसको, क्योंकि वो बोलेगा तुमको रखना समझाएगा तो उसकी बात मानेगी नहीं ना, पहले ही बोल रही कि मैं घर में नहीं रखूंगी। तो गोबर भी उसी के, होरी भी उसी के पक्ष में बोल रहा है कि तुम्हें तुम्हारी गलती, तुमने क्यों आने दिया उसको घर में। अच्छा चल देखूं कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। दाढ़ी जार बोला, सब कुछ देख रहा था पर चुप्पी साधे बैठा था। बाप ही ऐसा बेहया होते हैं। वह क्या जानता था इसके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। जानता क्यों नहीं था, गोबर दिन रात घेरे रहता था तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी। सोचना चाहिए था ना कि यहाँ दौड़ दौड़ के क्यों आता है। चल मैं दुनिया से पूछता हूँ ना। दोनों मड़िया से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा, 5 घड़ी रात के ऊपर गई होगी। धनिया बोली, हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है, कोई चोर आए तो सारे गांव को मुंह से ले जाए। चोर ऐसे गांव में नहीं आते, धनिया के घर जाते हैं। धनियों के घर जाते हैं, जहाँ पैसे वाले होते हैं उनके घर जाते हैं। धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़कर बोली देखो हल्ला न मचाना, नहीं सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों न खुल जाए। वह मेरे घर आई क्यों जाए, जहाँ गोबर है उसके साथ कुकर्म किया तो क्या हमसे पूछकर किया था। धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह चिल्लाएगी तो चिल्लाया करे। मुद्दा इतनी रात गए, अंधेरे सन्नाटे, रात हो जाएगी। यह तो सोचो, जाए जहाँ उसके सगे हैं, हमारा घर से उसका क्या रखा है। हाँ लेकिन इतनी रात के घर से निकालना उचित नहीं, पाँव भारी है, कहीं डर डरा जाए और आफत हो, ऐसी दशा में कुछ करते धरते तो नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरे या जिए, जहाँ चाहे जाए, क्यों कपने मुंह में कालिक लगाऊं। मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूंगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिक जो लगनी थी अब तो वो लग चुकी है, अब वह जीते जी नहीं छूट सकती। गोबर ने नौका डुबो दी है। देखिए, क्योंकि वो उसका पक्ष इसलिए ले रहा था कि वो इस चीज को समझे, क्योंकि अगर उसका विरोध करेगा धनिया का तो फिर गोबर की होरी की नहीं चलेगी, इसलिए होरी उसी के पक्ष में बोल रहा है, ताकि धनिया खुद समझ जाए कि जो कुछ हो चुका है, अब हमें क्या करना है इसके बारे में सोचना है। गोबर ने नहीं डुबाई इसी ने, वह तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया। किसी ने डुबाई, अब तो डूब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सो उस पर हाथ न उठाना, वह तो आप ही रो रही है, भाग की खोटी न होती तो यह दिन ही क्यों आता। होरी की आंखें आर्द्र हो गई। धनिया का यह मात्र स्नेह उसे अंधेरे में पीछे से दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस बीत यौवन में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई, जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था, जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर अंदर समेट लेता था। अब होरी उस अपने समय को याद करा जब पहली बार वो धनिया के साथ अपने प्यार मोहब्बत कर रहा था, और उस पल को याद करता है, और तब दुनिया के साथ मिल रहा है, अपने आप को भीतर से बहुत समृद्ध महसूस कर रहा है। और दोनों पति पत्नी अपना वो समय याद कर रहे हैं, 25 साल पहले का समय। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दराज से अंदर जाकर दीपक दीवट पर तेल की कुपी जल रही थी, और उसके मध्य प्रकाश में घुटने पर सिर रखे द्वार की ओर मुड़ के अंधकार के उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले
अपनी मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वह आफत की मारी व्यंग्य बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छां खोजती फिरती थी, और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था, और भविष्य एक विकराल दानव के समान उससे निगल जाने को खड़ा था। है ना? मतलब उस पहले तो जो दुनिया थी ना, पहले का पति उसका मर चुका था, तो पहले तो विधवा थी पहले से वो। अब जब इस गोबर ने उसका हाथ थामा तो गोबर भी बीच में छोड़ के चला गया। अब जो भवन मिला है, कह रही कि मतलब वो भी वहां भी कुछ भी निश्चित नहीं है। तो जीवन में जैसे पूरा अंधकार ही अंधकार है उसके जीवन में, तो उस अंधकार का सामना कैसे करे, वो भी उसके सामने समस्या है। एकाएक द्वार खुलते ही होरी की आते देखकर वह भय और कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवा मुझे दूसरा ठोर नहीं है। चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दुर्दाओ मत, मतलब भगाओ मत मुझे। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं। आराम से रह। तेरी जैसी तू भोला की बेटी है वैसी मेरी बेटी है। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से न देख सकेगा। बोझ बात जो होगा, जो लगेगा, वह हम सब दे लेंगे। तू खालिस जमा रख, तू खातिर जमा रख। जूनिया सांत्वना पाकर और होरी के पैरों में चिमट फिर बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो, और अम्मा तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपनी करुणा के आवेश को अब रोक न सकी, बोली, तू चलकर में बैठ, मैं देख लूंगी। काका और भैया को संसार में उन्हीं का राज नहीं, बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अब इनकी भी तो बहू बन गई, गोबर की पत्नी बनी है, तो इनको भी तो निभाना है ना। तो कैसे स्त्री स्त्री की, मतलब इस मामले में धनिया बहुत ही उदार है और होरी भी बहुत उदार है। जो कहते हैं ना, मनुष्यत्व या मानव का जो व्यवहार है, जो मानवता का जो भाव है, वो तो इनके अंदर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कूट कूट कर भरा हुआ है। और जब इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ, तो उस भाव को कैसे अभिव्यक्त करना, कैसे क्या करना है, उस लिहाज से कभी रुकते नहीं, या उनका रुकने का कोई कारण भी नहीं है। और पूरी उदारता के साथ और पूरी दया के साथ इस भाव को हमेशा अभिव्यक्त करती है, और बोलती है कि अब तो हमारी बेटी है, तुम्हारा पापा पिता क्या बोलता है, भाई क्या बोलता है, सबसे हम निपटेंगे। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में दुनिया को उल्टा और कलंकिनी और कलमुही न जाने क्या क्या कर डाला, झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब जो जुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासन भरे वाक्य सुने, तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव में लिपट गई, और वही साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आंख भरकर देखा भी न था, इस पापनिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी, और उसके त्रस्त हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को पैरों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दे, और जुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया? जुनिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कान तुम्हारे ऊपर। यह कहते कहते उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई थी। होरी अपनी व्याकुलता न छिपा सका। अब तुझे आज अब जब तुझे आज उसे देखा तो कुछ दुखी था। बातें तो हंस हंस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है? ये गांव में ही कि कहीं बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर चले गए हैं। मेरा मन भी कहता है, कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़े ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो उसे निभानी पड़ती है। इस तरफ भागकर उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने जुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहेगा, जिसकी बाह पकड़ी उसका निभाह करना चाहिए कि मुंह में कालिक लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में बैठने न दूं। होरी वहीं पुआल में लेटा गोबर कहाँ गया, ये प्रश्न उसके हृदय में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा। अब बोल रहा है कि बेटा कहाँ गया भाई, ये बहू तो आ गई। और दोनों
पति पत्नी ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया उसको, लेकिन बस चला गया। वो तो लखनऊ चला गया यहाँ से। दुनिया को जैसे कहते हैं ना, शादी करके ससुराल पहुंचा करके यहाँ से रातों रात ही निकल गया वो तो। ठीक है ना। तो इस पूरे प्रसंग में हमने किस पर चर्चा की? होरी और धनिया वापस कैसे मिल जाते इतना झगड़ा होने के बाद, और गोबर किस प्रकार से दुनिया को गर्भवती करके छोड़ करके चला जाता है, और धनिया उसके साथ कैसे निर्वाह करती है। मैंने कहा ना कि धनिया बुरी नहीं है, वो गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस रखती है, इसलिए लोग उसको बुरा कहते हैं। बाकी बहुत ही निष्प्राण और बहुत ही दिल की बहुत साफ महिला है। बेटा कुछ भी किया, लेकिन कहते हैं ना कि परिवार की जिम्मेदारी और वास्तविकताओं का निर्वाह कैसे करना उसको अच्छे से पता है, और उन सारी चीजों का निर्वाह करती है और यहाँ कर रही है। और इस प्रसंग में भी वो कुछ ऐसा ही करती है। तो आपने मुझे पूरा सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आपका। हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि जब गोबर ने धनिया या दुनिया, धनिया उसकी माँ दुनिया के साथ विवाह किया, समझिए कि मतलब विवाह ही हो गया उसका, अपने घर में रख लिया, उसकी माँ बनने वाली, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो उसके बाद जो गांव की मान्यताएं रीति रिवाज है, लोग उसे कैसे परेशान करते हैं, लोग होरी को कैसे परेशान करते हैं, और किस प्रकार से उस पर तमाम तरह के दंड करना, बयान करना, वो सारी चीजें कैसे पंडित लोग और माता दिन करता है गांव का, उस पर चर्चा करेंगे हम। है कि कहीं ना कहीं उसने भी धर्म भ्रष्ट हो गया है होरी का और गोबर का, इसलिए उसको वापस पवित्र करना है। तो सारी जो कर्मकांड है, जो दिखावा, वो कैसे चलता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं।